दोस्तों आपने टीडीएस का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि अगर आप कोई इनकम करते हैं तो कभी ना कभी आपका टीडीएस जरूर कटा होगा, वो चाहे आपकी सैलरी हो या फिर किसी भी तरह का कोई इनकम आपने किया हो। और अगर अभी तक आपका टीडीएस नहीं कटा है तो फ्यूचर में कभी ना कभी आपकी इनकम में टीडीएस जरूर कटेगा। तो क्या आपको पता है टीडीएस क्या होता है और टीडीएस कब डिडक्ट होता है और कितना होता है? अगर आपको नहीं पता तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टीडीएस के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। साथ ही बताने वाला हूँ कि टैली में टीडीएस की एंट्री किस तरह से आपको करनी है, जिससे टीडीएस एंट्री में ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगा और कोई भी गलती नहीं होगी। साथ ही साथ टीडीएस की रिटर्न भी प्रिपेयर हो जाएगी। तो अगर आप अकाउंटिंग से ताल्लुक रखते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। मुझे यकीन है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे तो आपको कभी भी टैली में टीडीएस यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे टीडीएस की किसी भी तरह की एंट्री हो। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहें और समय के साथ साथ आपकी टैली की नॉलेज भी बढ़ती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली टेक्निकल पर। तो दोस्तों टीडीएस एक ऐसा टैक्स है जिससे हमारा सामना कभी न कभी हो ही जाता है। तो टीडीएस से रिलेटेड कुछ कॉमन से क्वेश्चन हर किसी के माइंड में होते हैं, जैसे कि टीडीएस क्या होता है। टीडीएस एक तरह का टैक्स होता है जिसको कि हम एक इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में रखते हैं, जो कि हमारी इनकम पे डिडक्ट होता है। तो किस तरह की इनकम पे डिडक्ट होता है? तो वो हमारी किसी भी तरह की जो इनकम होती है, जो हमारे लिए इनकम है, उस पे जो है टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। अब वो चाहे आपकी सैलरी हो या आपकी किसी भी तरह की कोई अदर इनकम हो, या फिर आप रेंट रिसीव कर रहे हैं उस पे भी आपका टीडीएस कर सकता है, या आपकी लॉटरी लगी है उस पे भी आपका टीडीएस कर सकता है। तो किसी भी तरह की जो आपकी इनकम है उस पे टीडीएस कर सकता है या टीडीएस करता है। तो टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो टीडीएस की फुल फॉर्म होती है दोस्तों टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब जो भी हमारी इनकम सोर्स है उस पे जो है टीडीएस कटेगा, टीडीएस लगेगा। तो एक जनरल सा क्वेश्चन है कि टीडीएस कौन काट सकता है? तो टीडीएस दोस्तों जो हमें पेमेंट दे रहा है वो हमारा टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। हमारी जो इनकम है उस पर टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। जैसे कि हमें सैलरी मिलती है कंपनी से तो कंपनी वो टीडीएस काट सकती है। जो भी हमें इनकम पे कर रहा है, मतलब जो भी हमारी इनकम है और जो उसको पे कर रहा है, तो वो जो है टीडीएस काट सकता है। बस शर्त ये है कि वो जो है इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब उसके पास भी इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो वो हमारा टीडीएस काट सकता है। वो फिर चाहे वो कोई कंपनी हो, किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो। तो दोस्तों अगला जो कॉमन सा क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है या हर किसी के माइंड में होता है कि टीडीएस कटता कितना है? तो दोस्तों टीडीएस डिपेंड करता है कि आपका जो टीडीएस है, आपकी जो इनकम है वो किस तरह की कैटेगरी में आती है। तो देखिए जो डिडक्ट कर रहा है उसके लिए तो वो एक तरह से एक्सपेंस है, ठीक है। वो डिसाइड करेगा ये जो वो एक्सपेंस पे कर रहा है जो कि आपके लिए इनकम है वो कौन से कैटेगरी के अंदर आती है। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग जो है स्लैब जो है डिसाइड किए हैं, मतलब अलग अलग क्लासिफिकेशन डिसाइड की हैं। तो उनके अंतर्गत जो भी आपके टैक्स स्लैब आते हैं उनकी अकॉर्डिंगली टैक्स लगता है। तो अगला जो कॉमन सा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि अगर हमारा टीडीएस कट गया तो क्या ये हमें रिफंड मिलेगा या हमें रिफंड मिल सकता है? तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आपका टीडीएस कट गया है या आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो ये जो है आपको रिफंड मिल सकता है। अगर आपका इस फाइनेंशियल ईयर में आपका जो है टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो जब आप इस ईयर की जब रिटर्न आप फाइल करेंगे, इनकम टैक्स की रिटर्न आप फाइल करेंगे, तो उस टाइम पे जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसको आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं और उसका रिफंड ले सकते हैं। लेकिन ये आप तभी ले सकते हैं जब डिडक्ट करने वाले ने गवर्नमेंट को वो टीडीएस जमा किया हो। तो दोस्तों जब भी टीडीएस डिडक्ट होता है, जो भी टीडीएस को डिडक्ट करता है, तो टीडीएस का अमाउंट इंडियन गवर्नमेंट को पे करता है। तो जब भी आप उस ईयर की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आप उस टीडीएस का, जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, उसका आप क्लेम ले सकते हैं। तो दोस्तों टैली में टीडीएस को एनेबल करने के लिए सबसे पहले कंपनी को लॉगिन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली में हमें F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देखेंगे इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि टीडीएस, इसको हमें इनेबल करना है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस ऑप्शन को यस करते हैं। यस करने के बाद में हमारे पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है, कंपनी टीडीएस डिडक्टर डिटेल्स।
इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें अपनी कंपनी की डिटेल्स फिलअप करनी है, मतलब जिसका डाटा हम मेंटेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे हमें 10 रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास 10 नंबर नहीं है, तो यहाँ पे मैं नॉर्मली कुछ डम्मी के लिए 10 नंबर डाल देता हूँ। तो मैंने 10 नंबर डाल दिया। उसके बाद आता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, यानी कि 10 नंबर। तो यहाँ पे आपने 10 नंबर डालना है। तो आप एक्यूरेट डालिएगा, जो भी आपके कंपनी में रजिस्ट्रेशन डिटेल हैं, जो भी टीडीएस इनकम टैक्स की डिटेल्स हैं या टीडीएस की डिटेल्स हैं, तो वो सारी आपने यहाँ पे डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 नंबर गलत बता रहा है क्योंकि मैंने प्रॉपर नहीं डाला है, यहाँ पे सिर्फ डमी पर्पज़ के लिए डाला है। उसके बाद आता है डिडक्टर टाइप। तो डिडक्टर टाइप किस तरह का है आपका, कंपनी है या फिर एचयूएफ है, इंडिविजुअल एचयूएफ है। ठीक है, तो अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर एलएलपी है, तो उस केस में आप यहाँ पे कंपनी चूज करेंगे। और अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एचयूएफ जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारी कंपनी है तो कंपनी हम एंटर कर देते हैं। उसके बाद आता है डिडक्टर ब्रांच एंड डिवीजन। डिडक्टर ब्रांच एंड डिवीजन, तो यहाँ पे ब्रांच एंड डिवीजन आपने फिल करना है। उसके बाद आता है सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो भी साइनिंग अथॉरिटी है, जो भी साइनिंग अथॉरिटी के लिए जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पे डालनी है। तो उसको यस करते हैं। यस करने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले नेम आ जाता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन का नेम क्या है। डॉटर, सन ऑफ्लिक डॉटर, तो उसके फादर का नाम आपने यहाँ पे पंच करना है। उसकी डेजिग्नेशन क्या है, साथ ही साथ उसका पेन नंबर क्या है। ठीक है, ये आप यहाँ पे करेंगे। जैसे कि कोई डायरेक्टर है, जो साइनिंग अथॉरिटी डायरेक्टर है, उसकी आप यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स आ जाती हैं। वैसे ये ऑटोमेटिकली जो डिटेल ले रहा है, ये हमारी कंपनी जब क्रिएशन हमने किया था उस टाइम पे जो डिटेल्स फिलअप की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये सारी डिटेल्स प्रॉपर फिलअप करनी है। कौन सा स्टेट है, आपका पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एसटीडी कोड क्या है, ईमेल आईडी क्या है, तो ये सारी डिटेल आपने यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आपके पास आता है F12 का। तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन भी यस कर सकते हैं अगर आपको और डिटेल यहाँ पे डालनी है या और डिटेल आपने यहाँ पे पंच करनी है। तो जैसे कि एसटीडी कोड अल्टरनेटिव, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में अल्टरनेटिव, तो ये कंपलसरी नहीं है, तो अल्टरनेटिवली आप डाल सकते हैं। टेलीफोन अल्टरनेटिवली या कोई दूसरी ईमेल आईडी है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये अल्टरनेट है, जरूरी नहीं आपको फिल करना है। तो उसके बाद आता है रेट एंड एग्जेम्पशन डिटेल्स। तो यहाँ पे आप जो है रेट सेट कर सकते हैं और एग्जेम्पशन डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। इग्नोर आईटी एग्जेम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन, इसका मतलब है कि क्या आप इग्नोर करना चाहते हैं जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है। ठीक है, तो कुछ इस तरह के सेक्शन भी होते हैं जिसमें कि कुछ एग्जेम्पशन लिमिट्स होती हैं, तो क्या आप उनको इग्नोर करना चाहते हैं। जैसे कि अगर कोई सेक्शन है कि उसमें जो है 1 लाख तक जो है टीडीएस नहीं कटना चाहिए, तो उस केस में जो है यहाँ पे अगर आप ये नो रखेंगे तो वो जो है स्टार्टिंग से ही उसमें टीडीएस काटना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे इग्नोर कर देगा कि आपकी एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, तो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको यस कर देंगे तो। ठीक है, तो ये हमने यस कर दिया। एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम, अगर स्टॉक आइटम के लिए भी आपने टीडीएस यूज करना है तो इसको आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो इसको हम एंटर कर देते हैं और यहाँ पे भी आपको F12 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मिलता है, उसको हम यस कर देते हैं। सारे ऑप्शन यस करके मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले 10 नंबर आ गया, उसके बाद टैक्स 10 नंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद कंपनी की डिटेल्स आ गई, ब्रांच आ गया, एसटीडी कोड आ गया, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो कि अभी हमने सेट किया है। उसके बाद आईटीसी लिमिट एंड उसके बाद टीडीएस एक्टिवेट फॉर स्टॉक आइटम, तो ये हमें नो रखना है यहाँ पे। अगर स्टॉक आइटम पे टीडीएस हमें चाहिए तो हम इसको यस करेंगे। प्रोवाइड सरचार्ज एंड सेस डिटेल, अगर आपके यहाँ पे सरचार्ज सेस डिटेल सेस है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे पंच कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने एंटर करके सेव कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ लेजर क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो लेजर क्या करते हैं, हम कुछ एंट्री करने वाले हैं, जैसे रेंट की एंट्री करने वाले हैं
और सैलरी पेबल की एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। और इन दोनों पे हमें जो है टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस डिडक्ट करके हमें गवर्नमेंट को पे करना है और पार्टी का पेमेंट पार्टी को पे करना है, ठीक है। और उसका जो एक्सपेंस है वो हमें बुक करना है और उसी एंट्री में हमें टीडीएस भी डिडक्ट करना है। और ये जो सारा प्रोसेस है ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए, कहीं पे हमें मैनुअल डालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इस एंट्री को करने वाले हैं, इस तरह से लेजर की कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चलते हैं क्रिएट पे और क्रिएट में हम चलते हैं लेजर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक लेजर बना देते हैं रेंट एक्सपेंस का। उसके बाद इसको एंटर करेंगे, इसको टैग करेंगे। ये रेंट जो है वो कंपनी के लिए क्या है, तो कंपनी के लिए एक तरह से एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम यहाँ पे टैग कर देंगे। उसके बाद मेंटेन बिल बाय बिल, तो इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पे नहीं है एंड इसको हम एंटर करेंगे। अब हम डायरेक्टली चलते हैं सीधा टीडीएस पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इच टीडीएस एप्लीकेबल, तो इसको हमें करना है यस। तो जैसे ही हम यस करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपके पास एक विंडो खुल जाती है और यहाँ पे आपने क्रिएट करना है क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे दिखा रहा है लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट, मतलब यहाँ पे किस तरह का पेमेंट है, किस तरह का जो है क्लासिफिकेशन आप इस लेजर में टैग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अगर आपने पहले ही क्रिएट कर दिया तो यहाँ पे आपको लिस्ट शो हो जाएगी, बस आपने उसको टैग करना है। अगर यहाँ पे आपके पास टैग लिस्ट शो नहीं हो रही है तो आप यहाँ पे एनी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अभी ना बनाना पड़े, अभी मैं जो है क्लासिफिकेशन नहीं बनाता हूँ, जब मैं एंट्री करूँगा तो उस टाइम पे मेरे पास लिस्ट आ जाए और जो है मैं वहाँ से चूज़ कर लूँ, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे एनी आप चूज़ कर सकते हैं। तो एक ही लेजर में आप जो है अलग एंट्री में, मतलब एक ही लेजर की अगर आप एक एंट्री कर रहे हैं वहाँ पे आप अलग क्लासिफिकेशन चूज़ कर सकते हैं एंड उसके बाद दूसरी एंट्री कर रहे हैं तो उसी लेजर में आप दूसरी क्लासिफिकेशन भी चूज कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे एनी चूज करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है क्रिएट करते हैं, क्रिएट पे एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन क्रिएट करना है, मतलब नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नेचर ऑफ पेमेंट का नाम सेट करना है। तो नेचर ऑफ पेमेंट का नाम हम क्या रखेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। अगर आपको अपने अकॉर्डिंगली रखना है तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, उसके बाद सेक्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसका सेक्शन, पेमेंट कोड या नेचर नहीं पता कि रेंट में कौन सा सेक्शन जो है यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, उसका सेक्शन क्या है और उसका नेचर ऑफ पेमेंट क्या है या उसका पेमेंट कोड क्या है, अगर आपको नहीं पता तो आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पे राइट हैंड साइड में आपने क्लिक करना है हेल्पर पे। तो जैसे आप हेल्पर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोर देन 30 जो लिस्ट है आपके पास ओपन हो जाएगी। तो ये नेचर ऑफ पेमेंट की टाइप है, मतलब उनका जो है नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, उस किस नाम से जो है उसका नेचर ऑफ पेमेंट है एंड साथ ही साथ उसका सेक्शन क्या है, जो कि आपको ये सेक्शन दिखा रहा है, साथ ही साथ उसका पेमेंट कोड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हमें नहीं पता कि रेंट में क्या नेचर ऑफ पेमेंट होना चाहिए और उसका सेक्शन क्या है। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं रेंट। यहाँ पे दो आ रहे हैं, एक तो आ रहा है रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर। तो ये जो अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, बिल्डिंग का कर रहे हैं, लैंड का कर रहे हैं, फर्नीचर का कर रहे हैं, तो इसको फर्स्ट वाले को आपको टैग करना पड़ेगा। अगर आप जो प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट का रेंट पे कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आपको सेकेंड वाला चूज करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में 194 आई है, लेकिन जो उनका पेमेंट कोड है दोनों का अलग है। यहाँ पे 4i ये है एंड यहाँ पे 4i भी है, ठीक है। तो हमें किस पे करना है, हमें करना है रेंट ऑन लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर पे। तो उसको हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन इसका ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, पेमेंट कोड भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने ले लिया है और जो हमारी ये कैटेगरी बनेगी वो हमारी इस नाम से कैटेगरी बनेगी, मतलब नेचर ऑफ पेमेंट जो है हमारा इस नाम से बनेगा, ठीक है। आप इसको एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अगर आप चाहते हैं कि जो नाम आप देना चाहते हैं वही यहाँ पे शो करे तो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो जो ये कैटेगरी हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये कैटेगरी हम सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी बना रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे 2-3 जो है रेंट के लेजर हैं, ठीक है, और उसमें जो है हम पर्टिकुलर इसी कैटेगरी को चूज करेंगे तो जो भी सेटिंग हम इस कैटेगरी में कर रहे हैं, तो जो भी जब हम एंट्री करेंगे तो वहाँ पे जो भी कैलकुलेशन आएगी इस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आएगी, मतलब इस कैटेगरी से ही उसकी कॉन्फ़िगरेशन पिक करेगा, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से बनाइएगा। तो उसके बाद आता है रेमिटेंस कोड। अगर आपके पास रेमिटेंस कोड अवेलेबल है तो यहाँ पे आप रेमिटेंस कोड डाल सकते हैं। इस ट्रांसपोर्टर कैटेगरी, क्या ये जो लेजर हम बना रहे हैं ये ट्रांसपोर्ट कैटेगरी से आता है या ट्रांसपोर्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हम रेंट का लेजर बना रहे हैं और ये जो है ट्रांसपोर्ट कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है।
अगला जो ऑप्शन आता है ये सॉफ्टवेयर रॉयल्टी, तो ये सॉफ्टवेयर रॉयल्टी भी नहीं है, यहाँ पे हम रेंट पे कर रहे हैं, मतलब रेंट का लेजर बना रहे हैं और रेंट के लिए कैटेगरी बना रहे हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन इन टैक्स नॉन रेजिडेंस एज पर दी रूल 37 BC, तो अगर ये रूल 37 BC के अंडर में नॉन रेजिडेंस में आता है तो आप इसको यस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वैल्यू लिमिट फॉर अ सिंगल बिल, अगर आप चाहते हैं कि आप वैल्यू सेट करना चाहते हैं कि जो वैल्यू मैं यहाँ पे डालूँ उससे ऊपर की वैल्यू पे ही जो है TDS कैलकुलेट हो या उस एंट्री में TDS कैलकुलेट हो, तो वो लिमिट आप यहाँ पे डाल सकते हैं सिंगल बिल के लिए। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं जो भी एंट्री पास करूँ इस कैटेगरी के अंडर में मीन्स कि जिस लेजर में मैंने कैटेगरी टाइप की हुई है और उसमें जो है TDS कैलकुलेट होके आ जाए, तो आप इसको यहाँ पे 0 रख लीजिए, ठीक है। अब आता है रेट ऑफ इंडिविजुअल रेट फॉर इंडिविजुअल /HUF, तो यहाँ पे आपने रेट सेट करना है। तो जैसे रेंट पे है, रेंट पे जो है अगर कोई HUF है या इंडिविजुअल है तो उसमें 10% जो है TDS डिडक्ट होता है। एंड सेकेंडली रेट फॉर अदर डिडक्टिव टाइप, जैसे कि और कोई है तो उसके लिए क्या रेट होना चाहिए, तो उसके लिए जो है 10% रेट हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे आता है थ्रेशोल्ड लिमिट एग्जेम्पशन लिमिट, कि इसमें आप थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए रेंट में कुछ इस तरह की कंडीशन है कि आपका बिल जो है जब 1 लाख के ऊपर आप रेंट पे करेंगे, मतलब 1 लाख की लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद ही आपको TDS काटना है या उससे पहले आप TDS नहीं काट सकते, तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि उस 1 लाख से पहले कोई भी अगर हम इसका बिल बुक करें, एंट्री करें, वहाँ पर TDS कैलकुलेट ना हो, TDS डिडक्ट ना हो, तो उस केस में आप यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हैं कि ये जो मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट है इससे कम, जब तक इस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं कर जाता है ये पर्टिकुलर लेजर, इस पर्टिकुलर लेजर का अमाउंट, चाहे उसमें 1 एंट्री का अमाउंट हो या 2 एंट्री का अमाउंट हो या 3 एंट्री का अमाउंट हो या जितने भी एंट्री का अमाउंट हो, तो जब तक वो इस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो TDS वहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट एंट्री से ही TDS कैलकुलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे सेट नहीं करते हैं। हम चाहते हैं जो हम कोई भी एंट्री डालें रेंट के अंडर में और वो जो रेंट का लेजर है वो इस क्लासिफिकेशन के अंडर में टैग हो रखा होगा, तो उसमें जो है फर्स्ट एंट्री से ही हमारा TDS कैलकुलेट होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद ये लेजर जो है, ये कैटेगरी हमारी क्रिएट हो गई है। क्रिएट होने के बाद यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट में हमें ये कैटेगरी चूज कर देनी है। देखिए यहाँ पे हमने एक कैटेगरी बना दी, तो यहाँ पे ये लिस्ट करनी शो कर दी है, ठीक है। तो ये कैटेगरी हम चूज कर लेते हैं कि जब भी हम रेंट एक्सपेंस की एंट्री बुक करेंगे तो रेंट एक्सपेंस की एंट्री में हमारा TDS कैलकुलेट होगा और उसमें हमने कैटेगरी टैग कर दी है, ठीक है। तो ये कैटेगरी टैग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये टैग नहीं करेंगे तो आपका TDS कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लीजिए किस तरह से आपने जो है एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करना है, किस तरह से कैटेगरी बनानी है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको एंटर करते हैं और एंटर करके इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये लेजर हमारा जो है सेव हो गया है। तो दूसरा जो हमने लेजर बनाना है वो बनाना है लैंडलॉर्ड का। तो लैंडलॉर्ड का नाम यहाँ पे मान लीजिए मिस्टर अनिल अग्रवाल, ठीक है, जो कि हमारा लैंडलॉर्ड है। तो ये हमने लेजर का नाम रख दिया और यहाँ पे हम अंडर में क्या ले लेंगे, ये हमारा क्रेडिटर है क्योंकि हमें इसको पैसा देना है, तो ये हमारा संडे क्रेडिटर हो गया। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर इसका जो है लेजर यहाँ पे क्रिएट करना है और सारी डिटेल्स यहाँ पे पंच करनी है। तो मेंटेन बिल बाय बिल हम इसको यस रख देते हैं, लिमिट यहाँ पे कुछ नहीं है एंड डायरेक्टली हम चलते हैं स्टैट्यूटरी डिटेल में और यहाँ पे इज TDS डिडक्टेबल, तो इसको हम यस करेंगे। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि किस तरह का है जो आपका डिडक्टिव टाइप है जिसका आप TDS काटेंगे या TDS जिसका आप डिडक्ट करेंगे, मतलब उसका डिडक्टिव टाइप क्या है। तो यहाँ पे आप अगर कंपनी है, कंपनी नॉन रेजिडेंस है तो कंपनी नॉन रेजिडेंस कर सकते हैं, कंपनी रेजिडेंस है तो कंपनी रेजिडेंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल HUF नॉन रेजिडेंस, ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं नॉन रेजिडेंस HUF, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन आता है डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, तो इसको हम यस रखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं जो भी हम इसका वाउचर पंच करेंगे, जो भी इसका जो रेंट बुक करेंगे तो उसमें जो है उसी वाउचर में हमारा TDS डिडक्ट होके आ जाए, ठीक है। तो इसको हमने यस कर दिया। अब यहाँ पे यस करते ही हमारे पास पूछ रहा है कि डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, तो
कौन सी कैटेगरी के लिए जो है आप ये चूज करना चाहते हैं, कौन सी कैटेगरी के अंडर में आपने इसका टीडीएस टैग करना है या डिडक्ट करना है। तो अभी हमने एक यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट बनाया था, रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया कि इसके अंडर में मैंने इसका टीडीएस जो है डिडक्ट करना है। उसके बाद इसको एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे मोर देन वन जो है आप यहाँ पे कैटेगरी चूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप एंट्री करेंगे वहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा इसको मॉडिफाई करने का, इसको चेंज करने का। तो यहाँ पे हमने टैग कर दिया रेंट कैटेगरी के लिए यूज एडवांस टीडीएस एंट्री। तो इसको अगर आप यस करेंगे तो यस करने के बाद में यहाँ पे आता है इग्नोर सरचार्ज एग्जेम्पशन लिमिट। अगर इसमें कोई सरचार्ज लगता है और उसको एग्जेम्पशन लिमिट को इग्नोर रखना है आपने, तो आप इसको यस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है इग्नोर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट। जो आपकी इनकम टैक्स की जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है उसको इग्नोर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि फर्स्ट एंट्री से ही जो है कैलकुलेट हो जाए, तो आप इसको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है। सेट ऑल्टर जीरो वैल्यू डिडक्शन, तो अगर आप इसको यस करेंगे तो यस करने ही आपके पास जो है इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप जो है इसको चूज कर सकते हैं ट्रांजेक्शन जो आपने नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे क्रिएट किया था वो आप चूज करेंगे और यहाँ पे जो है आपके पास जीरो लोअर डिडक्शन के लिए कुछ जो कैटेगरी जैसी होती हैं जिसमें कि लोअर डिडक्शन के लिए एक सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट इशू करती है या उसके अंडर में जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो उसमें जो है रजिस्ट्रेशन डेट आ जाती है और एप्लीकेबल फ्रॉम और एप्लीकेबल टू आ जाता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर लोअर डिडक्शन है या फिर जीरो रेट है या डबल टैक्सेशन है, तो उस केस में आप इसको एडवांस में जाके और यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि अगर इसकी लोअर डिडक्शन है तो किस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे जो है आप इसका लोअर डिडक्शन करना चाहते हैं। ठीक है। तो जैसे इसका सर्टिफिकेट नंबर है फॉर एग्जांपल ये, तो ये मैं एप्लीकेबल नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और 1/4/20 से जो है इसका एप्लीकेबल है एंड 31 मार्च 21 तक। और इस लोअर डिडक्शन में कितना करना चाहिए, तो नॉर्मल जो रेंट पे जो है 10% करता है और हमने कहा उसके पास अगर सर्टिफिकेट है और वैलिड सर्टिफिकेट है और उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें यहाँ पे इसको जो है कम टीडीएस इसका डिडक्ट करना है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम 1 डाल देते हैं। तो जैसे हम 1 करेंगे उसके बाद अगर और भी हैं तो और भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो उसको मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, तो उसको मैं बैक चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं चले जाता हूँ वापस। तो यूज एडवांस टीडीएस सेटिंग, ये मैंने आपको बता दिया कि इसकी एडवांस सेटिंग आप कैसे करेंगे अगर लोअर डिडक्शन है या सरचार्ज पे जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसको आपने इग्नोर करना है। ठीक है। तो आप एडवांस में जाके कर सकते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ और यहाँ पे सारी डिटेल्स आपने इनकी डालनी है, जो भी आपका लैंडलॉर्ड है, तो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे डालेंगे और इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो 2 लेजर हमारे बन गए। अब हमें क्या करना है, एक बनाना है टीडीएस का लेजर। तो टीडीएस अगर आपके कंपनी में अलग अलग टीडीएस हैं, जैसे कि टीडीएस ऑन रेंट भी है, टीडीएस ऑन सैलरी है, टीडीएस ऑन ग्रेजुएटी है, टीडीएस ऑन कमीशन है, तो अलग अलग जो है आप उनके लेजर बना सकते हैं टीडीएस के। ठीक है। और अगर एक भी है तो एक में भी आप बना सकते हैं, लेकिन उससे आपको क्लियरिफाई नहीं होगा कि जब आप उसका लेजर देखेंगे तो लेजर में आप जो है क्लियर नहीं कर सकते उसको। तो यहाँ पे हम लेजर बनाते हैं टीडीएस ऑन रेंट। ठीक है। टीडीएस ऑन रेंट, तो ये हमने लेजर बना दिया। अब इसको हमें किसके अंडर टैग करना है, हमें करना है ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में टैग। और ड्यूटी एंड टैक्सेस में टैग करने के बाद में टाइप ऑफ ड्यूटीज़ में हमने ले लेना है टीडीएस। टीडीएस में जैसे लेते हैं तो यहाँ पे जो भी कैटेगरीज आप क्रिएट करेंगे तो वो इसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो कौन सी कैटेगरी के लिए ये हम क्रिएट कर रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी का जो टीडीएस है वो इसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आए, तो वो है रेंट के लिए। तो उसको हम रेंट ले लेते हैं। मेंटेन बिल बाय बिल, अगर यस करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो रख सकते हैं। और इसको जो है हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। ठीक है। ये हमारा टीडीएस का लेजर बन गया। अब हम जो है बुक करते हैं अपना रेंट और वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वाउचर में। तो वाउचर में जैसे हम जाएंगे तो हमें जाना पड़ेगा जनरल में। तो जनरल में हम इसका जो है एक्सपेंस बुक करेंगे। सबसे पहले रेंट का एक्सपेंस बुक करेंगे। तो यहाँ पे हम जनरल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डेट हम यहाँ पे सेट करते हैं। डेट हम जो है 30 अप्रैल को बुक कर रहे हैं। अप्रैल 20। अब यहाँ पे हम डेबिट क्या कर रहे हैं, तो डेबिट जो होगा यहाँ पे एक्सपेंस डेबिट होगा और आपका पार्टी क्रेडिट होगी।
ठीक है, मतलब जिसके नाम पे एक्सपेंस आप बुक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किस नाम से लेजर बनाया था, रेंट एक्सपेंस के नाम से हमने लेजर बनाया था। अब कितना अमाउंट डेबिट करना है, तो जैसे 1 लाख का जो है हम एक्सपेंस बुक कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 लाख हमने ले लिया। तो जैसे हमने एंटर किया तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है। ये कहाँ से कर रहा है, क्योंकि हमने एक्सपेंस के लेजर में कैटेगरी सेट की थी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चाहते हैं दूसरा चूज करना तो यहाँ पे जो है आप इस तरह से लिस्ट में से चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वहाँ पे एनी किया तो ऑटोमेटिकली ये लिस्ट आपकी यहाँ पे चूज हो जाएगी। यहाँ पे रेंट ऑन लैंड जो है आपका चूज होके नहीं आएगा। तो इसको हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है क्रेडिट। तो क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट करना है हमें मिस्टर अनिल अग्रवाल को। तो जैसे हमने इस पर एंटर किया तो यहाँ पे देखिए इसने ऑटोमेटिकली टीडीएस जो है डिडक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमारी एक्सपेंस के लेजर तो कितने से डेबिट हुआ, 1 लाख रुपए से, लेकिन जो क्रेडिटर है जिसको हमने रेंट पे करना है तो उसके अकाउंट में कितना क्रेडिट हो रखा है, 80,000 रुपये ऑटोमेटिकली। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ सेटिंग की है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। तो जैसे हम इसमें एंटर करेंगे तो एंटर करते ही यहाँ पे हम जैसे कि हमने बिल वाइज डिटेल को यस किया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस ले लेंगे। 1 हमने ले लिया और इसको हमने 1 लाख से डेबिट कर दिया, सॉरी क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने के बाद में ऑटोमेटिकली न्यू रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 20,000 जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि इसका जो है 20,000 आपका डिडक्ट होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा। अब ये 20,000 क्यों यहाँ पे डिडक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने तो 10% जो है सेट किया था कि रेंट पे जो है 10% टीडीएस जो है डिडक्ट होना चाहिए, लेकिन ये 20% डिडक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, तो ये 20% इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड का हमने पैन नंबर नहीं डाला है। तो क्या होता है, अगर आपके पास पेन नंबर अगर सामने वाले के पास पेन नंबर नहीं है, ठीक है, मान लीजिए अनिल अग्रवाल के पास पेन नंबर नहीं है लेकिन आपने टीडीएस काटना है क्योंकि आपने तो गवर्नमेंट को जमा करवाना है, तो उस केस में आपको उसका डबल यानी कि 20% टीडीएस काटना पड़ेगा। और अगर आप इस पर्टिकुलर लेजर में, मतलब जो अनिल अग्रवाल का जो लेजर है, इसके अंदर अगर हम पेन नंबर पंच कर देंगे तो उस केस में ये ऑटोमेटिकली 10% लेगा, जो कि हमने कैटेगरी में सेट किया है, जो हमने नेचर ऑफ पेमेंट की कैटेगरी बनाई थी। ठीक है, तो ये मैं आपको जो है अगले वाली एंट्री में दिखाने वाला हूँ। जब हम सैलरी बुक करेंगे तो ये मैंने ले लिया, ये ऑटोमेटिक 20% आया तो 20% डेबिट कर दिया इसने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या लेजर चूज करना है, तो यहाँ पे हमें टीडीएस ऑन रेंट ये लेजर चूज करना है। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने 20,000 रुपये ले लिया, जो कि 20% कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, अब इसको एंटर करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे और भी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे जाते हैं मोर डिटेल में, तो मोर डिटेल पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शो मोर करिए। शो मोर करने के बाद में यहाँ पे आप इसकी और भी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि हम इस एंट्री को सेव कर देते हैं। तो जैसे हमने इसको सेव किया तो ये जो है हमारा रेंट बुक हो चुका है। अब लेजर में क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, लेजर में क्या इफेक्ट पड़ा है, तो हम चलते हैं डिस्प्ले अकाउंट लेजर और यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सपेंस का लेजर ले लेते हैं, रेंट एक्सपेंस का लेजर हम ले लेते हैं कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, ये कितने से डेबिट हुआ है। तो ये देखिए ये जो है 1 लाख रुपए से डेबिट हुआ है, क्योंकि एक्सपेंस तो हमारा 1 लाख रुपए ही हुआ है ना। अब वो चाहे हम पूरा का पूरा लैंडलॉर्ड को दे दें या फिर उसमें टीडीएस डिडक्ट करके उसका जो टीडीएस हमने डिडक्ट किया है वो हम गवर्नमेंट को दे दें, तो बात तो एक ही है। तो दोनों केस में जो है हमारा 1 लाख रुपए तो हमने रेंट देना ही देना है। बस हम ये कर रहे हैं कि उसका जो 10% है, मतलब जो भी हमने उसका टीडीएस काटा है वो उसको ना देके हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपेंस के लेजर में कितना बुक हुआ, ये आपका 1 लाख रुपए बुक हुआ। अब चलते हैं जो हमारा क्रेडिटर है उसके लेजर में, अनिल अग्रवाल। तो यहाँ पे देखिए इसके लेजर में ये क्रेडिट हुआ है 80,000 रुपये से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने इस डेटर को, इस लैंडलॉर्ड को हमने 80,000 रुपये देने हैं बस। ठीक है, बाकी 20,000 रुपये हमें जो है गवर्नमेंट को देने हैं। अब टीडीएस के लेजर में चले जाते हैं, टीडीएस ऑन रेंट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 20% आपका यहाँ पे चूज होके आ रहा है, मतलब 20% कैलकुलेट कर रहा है 20,000 रुपये। ठीक है,
तो अब जो है ये हमें पे करना है। तो यहाँ पे हम पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। यहाँ चल जाते हैं हम वाउचर्स में। अब यहाँ पे जो है पेमेंट पे क्लिक करते हैं और 1 मई को, ठीक है, 1 मई 20 को हम पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से किससे पेमेंट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं एक्सिस बैंक से। और किसको पेमेंट करनी है? सबसे पहले हमें पेमेंट करनी है अनिल कुमार को, क्योंकि हम रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है इसमें देखिए कितना दिखा रहा है, 80,000 रुपये दिखा रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे 80,000 रुपये ले लिया। अब वहाँ पे हमने रेफरेंस नंबर सेट किया था, तो पेंडिंग बिल यहाँ पे दिखा रहा है 80,000 रुपये का, ठीक है, जो क्रेडिट है। तो यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ पे बैंक की डिटेल्स हम यहाँ पे पंच कर देंगे। तो मान लीजिए हम इस चेक नंबर से दे रहे हैं और ये है, और इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये जो है लैंडलॉर्ड की पेमेंट हो गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें, जैसे कि ये अप्रैल का है, तो 7 मई तक जो है हमें TDS भी जमा करवाना है गवर्नमेंट को, जो कि हमने 10% काटा था, लेकिन यहाँ पे 20% डिडक्ट हुआ था क्योंकि पैन नंबर नहीं था। तो अब हमें पेमेंट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? ठीक है, अब आप, हो सकता है आपकी कंपनी में बहुत सारे आपने जो है TDS डिडक्ट कर रखे हैं, तो उन सब की आप एक साथ पेमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटो फिल पे। ठीक है, तो ऑटो फिल पे जैसे हम क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पे स्टेट पेमेंट हम चूज करेंगे। आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि भाई किस में कितना TDS हमने कैलकुलेट किया था, वो सब आपको यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा, अगर आपने सारी एंट्री प्रॉपर की है और सारी लेजर की कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर की है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं TDS, कब से कब तक का हम TDS पे कर रहे हैं। तो हमने कहा कि 1 अप्रैल 20 से लेके और 30 अप्रैल 20 तक का जो है TDS हमें गवर्नमेंट को पे करना है और उसकी पेमेंट की एंट्री बुक करनी है। तो ये हमने ले लिया, या उसका चालान बनाना है। ठीक है, ये हो गया। TDS डिडक्टेड टिल, कौन सी डेट तक का TDS डिडक्ट आपने किया है, जिसका आप पेमेंट बना रहे हैं, चालान बना रहे हैं, तो वो जो है आप यहाँ पे 30 अप्रैल मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब कौन से सेक्शन के अंडर में बना रहे हैं? ठीक है, अब हर सेक्शन का अलग चालान बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेक्शन आ गया। तो लिस्ट ऑफ सेक्शन क्या है? हमारा एक ही था, 194I। तो ये हमने 194I ले लिया। पेमेंट ऑफ नेचर क्या था? तो यहाँ पे रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर। तो ये कैसे पिक कर रहा है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो है पिक कर रहा है जो हमने कैटेगरी क्रिएट की है, वही यहाँ पे लिस्ट शो कर रही है, और जिस कैटेगरी के अंडर में आपने TDS डिडक्ट कर दिया है उस मंथ में, ठीक है, तो वही लिस्ट आपको यहाँ पे शो करेगी। अगर मान लीजिए आपने अप्रैल में कोई भी रेंट जो है बुक नहीं किया, TDS की एंट्री नहीं की या TDS बुक नहीं किया, तो यहाँ पे ये जो है लिस्ट आपको शो नहीं होगी। अब यहाँ पे आता है अगला ऑप्शन, डिडक्टी स्टेटस। तो जो डिडक्टी है वो किस तरह के डिडक्टी स्टेटस को आपने जो है ये पे किस तरह की डिडक्टी का आपने जो है यहाँ पे TDS डिडक्ट किया है। तो यहाँ पे कंपनी है या नॉन कंपनी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये कंपनी में हम कंपनी को भी हम TDS डिडक्ट करते हैं, मतलब कंपनी का भी TDS डिडक्ट करते हैं, और जो नॉन कंपनी है, इंडिविजुअल है, उनका भी करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारे 2 ऑफिस हैं, एक में जो है कंपनी, उसको हम कंपनी मानते हैं, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन टाइप कंपनी है, और दूसरे का नॉन कंपनी है, लेकिन हमें दोनों का जो है कंसोलिडेटेड यहाँ पे पेमेंट करना है। दोनों का TDS हमने कट किया था, और वो जो हमने TDS काटा था उसको जो है हमें एक ही चालान में पे करना है। तो यहाँ पे हम ऑल ले लेंगे। ठीक है, ऑल ले लेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस, तो यहाँ पे भी आप ऑल आइटम लेके कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे हम कैसे ही तो यहाँ पे हम बैंक से ही पेमेंट कर रहे हैं। जैसे हमने इसको एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20,000 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गया एंट्री में। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, क्यों आया? तो जो हमने कैटेगरी सेट की थी, जैसे कि हमने ऑटो फिल में गए, यहाँ पे हमने कैटेगरी सेट की थी, और जो हमने वहाँ पे रेफरेंस कहाँ से उसने पिक किया, तो वो जो रेफरेंस पिक किया जो हमने एंट्री बुक की थी, जब हमने TDS बुक किया था, वहाँ पे हमने TDS डिडक्ट किया था, तो वहाँ से यहाँ पे बुक कर रहा है, मतलब वो आउटस्टैंडिंग में शो कर रहा था कि इतना जो है आपका पेबल है। ठीक है, तो अब इसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगेंस्ट रेफरेंस कौन सा है, अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है Journal/1/62। तो ये हमने जो है रेफरेंस नंबर जनरेट किया था जब हमने रेंट बुक किया था। ठीक है, तो ये हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में यहाँ पे डिटेल आती है कि उसका चेक नंबर क्या है जिससे कि आप पेमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे चेक की डिटेल आप डाल देंगे और उसको आप सेव कर देंगे। तो ये हमारी पेमेंट हो गई है, जो कि हमने गवर्नमेंट को पेमेंट कर दी है। ठीक है, अब इसका अगर आपने प्रिंट निकालना है तो यहाँ पे आप Alt+P करिए, Alt+P करेंगे, करंट पे जाएंगे। तो करंट पे जाने के बाद में यहाँ पे
अगर आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आता है शो पेमेंट मोड ऑन द टॉप ऑफ वाउचर, तो इसको आप यस कर सकते हैं। यहाँ पे यस करने के बाद में प्रिंट एज ए चालान, तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपने एंट्री डाली है ये एज ए चालान जो है प्रिंट होना चाहिए, तो अब आप इसको यस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यस कर दिया। ठीक है, तो हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। तो प्रीव्यू में हमने एंटर किया, तो ये देखिए ये जो चालान है हमारा, ठीक है, ऑटोमेटिकली फिल होके यहाँ पे आ चुका है। सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रही है। आपको कुछ भी पंच करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। बस इस चालान का प्रिंट आउट निकालिए और वो प्रिंट आउट के साथ जो आपने चेक बनाया है वो चेक के साथ बैंक में जाके जमा कर लीजिए और ये आपका TDS पे हो गया है। तो इसमें सारी डिटेल्स हैं जो भी एक चालान में डिटेल होती हैं। तो पूरा फॉर्मेट यहाँ पे प्री प्रिंटेड जो है यहाँ पे टैली में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और ये नीचे अगर आप देख रहे हैं ये स्पेस फॉर बैंक सील, मतलब जो रिसीट है, रिसीट ये आपको यहाँ पे करके आपको दे देंगे और ऊपर का जो है वो बैंक में जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था कि रेंट के ऊपर हमें जो है किस तरह से TDS डिडक्ट करना है, उसको किस तरह से बुक करना है, उसकी पेमेंट की एंट्री कैसे करनी है। अब हम जो है इसके रिटर्न्स में चले जाते हैं। ठीक है, कि TDS की रिटर्न कैसे हमें दिख रही है। तो यहाँ पे हम जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, यहाँ पे हम जाते हैं स्टैच्यूरी रिपोर्ट में और यहाँ पे हम TDS रिपोर्ट में चलते हैं। तो सबसे पहले चालान रिकन्सिलेशन, तो चालान रिकन्सिलेशन में एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमने पेमेंट किया था उसका चालान रिकन्साइल करना है। तो रिकन्साइल हम कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें जो है क्लिक करना पड़ेगा रिकन्साइल पे। तो जैसे आप रिकन्साइल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है डेट जो है कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का है। तो ये हमने बिल्कुल सही यहाँ पे पिक कर रखा है। यहाँ पे चेक नंबर हमें जो है फिल करना है। अगर DD से है तो DD नंबर, चालान नंबर है तो यहाँ पे आप चालान नंबर जो है सेट कर दीजिए। चालान डेट क्या है तो 1 तारीख है और कौन से बैंक से आपने पे किया है, तो यहाँ पे हमने एक्सिस बैंक ले लिया। ब्रांच जो है ये हमने ले लिया, उसको सेव कर दिया। तो ये चालान जो है हमारा रिको हो चुका है। तो जैसे कि आपने देखना है कि जो आपने TDS जो है डिडक्ट किया है वो कौन कौन से जो वो लेजर है, कौन कौन सी एंट्रियाँ हैं या उनका TDS कितना है, जो कि विदाउट पेन नंबर है। जिनके पेन नंबर नहीं थे और आपने उनका 20% TDS काटा है, तो यहाँ पे जाइए लेजर विदाउट पेन पे। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, ठीक है, लेजर विदाउट पेन। तो यहाँ पे आप उनका पेन नंबर सेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको बाद में उसका पेन नंबर मिल गया तो यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ले लिया, उसको सेव कर दिया, तो ये पेन इसका सेट हो जाएगा। TDS आउटस्टैंडिंग, तो जैसे आप इस पर जाएंगे तो अभी हमने पेमेंट कर दिया, लेकिन यहाँ पे इसलिए आउटस्टैंडिंग शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है इसका। ठीक है, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ से आप अपनी आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं कि टोटल पेबल कितना है आपका TDS का। ठीक है, तो ये तो थी रिपोर्ट। तो अब हम चलते हैं सेकेंड एंट्री में कि सैलरी को किस तरह से बुक करना है, या फिर तो जैसे रेंट का है तो रेंट के साथ साथ जैसे अगर आपका कमीशन का है तो कमीशन का भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। कोई और पेमेंट आप पे कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करिए, तो 100% आपका जो है TDS कैलकुलेट होगा, आपकी TDS की रिटर्न बनेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम एक एंट्री और कर देते हैं TDS ऑन सैलरीज, की सैलरी पे हम TDS कैसे बुक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सैलरी के लिए हमें लेजर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेजर बना देते हैं, क्रिएट में चलते हैं और लेजर पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम बना देते हैं सैलरी एक्सपेंस। तो जैसे हम इसको एंटर करते हैं, इसको टैग करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने ले लिया। उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसको नो रखते हैं क्योंकि एक्सपेंस का लेजर है। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लेते हैं TDS इज़ एप्लीकेबल, तो इसको हम करते हैं यस करने के बाद में देखिए यहाँ पे हमें क्लास चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लास है अभी तो हमने क्रिएट किया था रेंट ऑन फर्नीचर और बिल्डिंग। अब यहाँ पे हमें जो है क्रिएट करना है सैलरी के लिए, तो हम जाएंगे क्रिएट पे। यहाँ पे हमें जो है नेचर ऑफ पेमेंट का नेम जो है यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो भी हमारी क्लासिफिकेशन का नेम है वो डालना पड़ेगा। तो अगर हमें पता नहीं है तो यहाँ पे हेल्पर पे चलते हैं और यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमें अगर यहाँ पे सर्च करते हैं SAL सैलरी, तो यहाँ पे देखिए सैलरी का नाम नहीं आ रहा है। सैलरी के नाम से कोई भी क्लासिफिकेशन जो है डिफाइंड नहीं है। तो नॉर्मली सैलरी के लिए जो है सेक्शन से हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो सैलरी के लिए जो है सेक्शन होता है 192। तो 192 में देखिए जैसे हमने इसको एंटर किया तो यहाँ पे आता है पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस फ्रॉम PF फंड। तो ये जो है इसका नेचर ऑफ पेमेंट का नेम है, जो क्लास का नेम है।
और उसका जो है सेक्शन क्या है 192A, तो ये हमने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे आप रेमिटेंस जो है कोड अगर आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ट्रांसपोर्टर नहीं है, सॉफ्टवेयर रॉयल्टी नहीं है, एंड नॉन रेजिडेंस इसको भी नो रखते हैं। तो यहाँ पे जो है आप सेट कर सकते हैं कि 5%, जैसे कि इसके लिए एक एग्जेंशन लिमिट है सैलरी के लिए, कि अगर आपका जो है 2.5 लाख तक अगर आपकी सैलरी है, ठीक है, जिसको हम सैलरी पे कर रहे हैं, अगर उसकी सैलरी 2.5 लाख तक है तो 2.5 लाख तक जो है TDS डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो उसके बाद जो है हमें TDS डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप सेट कर सकते हैं कि मान लीजिए इसकी सैलरी जो है 2.5 लाख से ऊपर है, तो यहाँ पे हमें 5% TDS इसका डिडक्ट करना है, ठीक है। एंड अगर डिडक्टिव टाइप जो है अदर है तो उसमें भी हमें 5% यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। अब आता है थ्रेशोल्ड लिमिट। तो अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था रेंट वाले सेशन में कि थ्रेशोल्ड लिमिट आप यहाँ पे सेट कर दें। जैसे कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, थ्रेशोल्ड लिमिट है 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये मैंने सेट कर दी, तो ये 2.5 लाख तक जो है 2.5 लाख तक की एंट्री में TDS जो है कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। 2.5 लाख के ऊपर की एंट्री जब जाएगी, मतलब इस लेजर की, जिस लेजर में हम ये वाला पेमेंट नेचर ऑफ पेमेंट अगर हम टैग करेंगे, तो उस लेजर की एंट्री या इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो एंट्री हम कर रहे हैं उनकी जो लिमिट है 2.5 लाख से ऊपर जाएगी, तभी जाके TDS जो है कैलकुलेट होगा, उससे पहले कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैंने एंटर कर दिया, यस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस फ्रॉम PF फंड, तो ये हमारा टैग हो गया। अब इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, यस कर देते हैं, ठीक है। अब हमें बनाना है लेजर, जिसको हमने सैलरी पे करनी है, तो उसका जो नाम है वो है सुनील कुमार सिंह, ठीक है। इसकी हमने सैलरी बुक करनी है, तो ये किसके अंदर आएगा, तो ये हमारा एक तरह से क्रेडिटर है, पैसा देना है, क्रेडिटर में ले लिया, मेंटेन बिल बाय बिल यस कर दिया, एंड TDS जो है इसको हम यस कर देते हैं। एंड यहाँ पे आता है कंपनी नॉन रेजिडेंस, तो ये इंडिविजुअल है क्योंकि ये तो एम्प्लॉई है, तो ये नॉन रेजिडेंस में आएगा HUF में। एंड उसके बाद डिडक्ट TDS इन सेम लेजर, तो इसको मैंने यस कर दिया। तो किस तरह का हमें करना है, तो यहाँ पे हमें सैलरी के लिए करना है, तो पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस फ्रॉम PF फंड, इसको हम चूज़ कर लेते हैं और सेव कर देते हैं। एडवांस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। इसका हमने यहाँ पे GST नंबर, पैन नंबर डालना है, तो पैन नंबर के लिए हमें प्रोवाइड पैन डिटेल यहाँ पे यस करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें जो है अप्लाइड के लिए या अवेलेबल है, तो अवेलेबल करने के साथ साथ यहाँ पे हमें इसका पैन नंबर डालना पड़ेगा। नेम ऑन पैन नंबर ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने एंटर कर लिया। अब इसका जो है पैन नंबर हमने यहीं पे डालना है। देखिए ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे पैन नंबर, तो पैन नंबर हमें यहाँ पे डालना है। तो पैन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी उसका पैन नंबर है। तो यहाँ पे हम कोई डम्मी पैन नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने इसका डम्मी पैन नंबर जो है सेट कर दिया है, उसको हमने सेव कर दिया है, ये सेव हो गया। अब हमें जो है इसका जो सैलरी है, सैलरी बुक करनी है। तो यहाँ पे अब जो है हम सैलरी बुक करते हैं। तो सैलरी बुक करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले सैलरी एक्सपेंस, तो सैलरी एक्सपेंस हमने ले लिया। तो इसकी एग्जेम्पशन लिमिट हमने सेट कर रखी है 2.5 लाख रुपये। तो 2.5 लाख रुपये से पहले इसका TDS नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया 50,000, ठीक है। मान लीजिए 50,000 की हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। तो इसकी एग्जाम्पशन लिमिट है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट भी बनेगी, रिटर्न में भी इसकी डिटेल जाएगी, तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पे TDS हम इसको टैग कर देते हैं। और यहाँ पे क्रेडिट में हम ले लेते हैं सुनील कुमार सिंह, जिसकी हम सैलरी बना रहे हैं, ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऑन अकाउंट ले लेते हैं। यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली डिडक्ट नहीं किया है इसके TDS को, ठीक है। क्यों नहीं किया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हम सैलरी एक्सपेंस के लेजर पे चलते हैं और यहाँ पे जो क्लास हमने बनाई थी, जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बनाई थी, नेचर ऑफ पेमेंट, उस पर कंट्रोल एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने इसका एग्जेंशन लिमिट डाला है यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जेंशन लिमिट कितना है, 2.5 लाख रुपये का। अगर आप इसको 0 कर देंगे तो एक तो आपका वहाँ पे जो है TDS कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो हो गया ये। दूसरा जो है आपको एक ऑप्शन और चेक करना है, जो आपने क्रेडिटर का जो लेजर बनाया है, यहाँ पे आप जाएंगे, जैसे आप इसमें एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद में यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है इग्नोर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एप्लीकेबल करेंगे। अगर ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा तो वहाँ पे TDS जो है कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एप्लीकेबल करना है इसको, तो हम इसको एप्लीकेबल कर देते हैं।
तो ये अब जो है एग्जेम्पशन लिमिट को भूल जाएगा कि एग्जेम्पशन लिमिट क्या थी उसकी, और इसको हम एंटर करके सेव कर देते हैं। तो अब जैसे हमने उसको सेव किया तो यहाँ पे जो है इसने ऑटोमेटिकली इसका TDS यहाँ पे डिडक्ट कर दिया। और कितना TDS डिडक्ट किया है, 5% इसका TDS यहाँ पे डिडक्ट कर दिया 50,000 में से, ठीक है। तो वो ऑप्शन आपने, अब मैं क्या करता हूँ उस ऑप्शन को जो है वापस से चेंज कर देता हूँ। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे यस किया था, तो यहाँ पे हम इसको यस कर देते हैं और इसको हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, ठीक है। अब नॉट एप्लीकेबल हम करेंगे और दोबारा से हम इस एंट्री पे चलेंगे। इस एंट्री पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, सैलरी एक्सपेंसेस, और इसको हम 50,000 रुपये ले लेते हैं। ये ले लिया, और किसकी सैलरी बना रहे हैं, ये सुनील कुमार। तो ये देखिए TDS एप्लीकेबल नहीं हुआ। अब हम जो है 2.5 लाख से ऊपर की एंट्री डालते हैं इसमें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 3 लाख रुपए की एंट्री डालते हैं। मान लीजिए 3 लाख रुपए का हम इसको सैलरी पे कर रहे हैं, 3 लाख रुपए सैलरी पे करें। यहाँ पे हमने कैटेगरी चूज कर दी, और किसकी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सुनील कुमार सिंह की, ठीक है। तो ये देखिए 2.5 लाख से जैसे ही ऊपर गया इसने यहाँ पे कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब जो है उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अगर आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे TDS ऑटोमेटिकली डिडक्ट नहीं कर रहा है सेम वाउचर में, तो आप इसको कैसे जो है सही कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें मैंने बताई, उन दोनों चीज़ों को आप सही कर लीजिएगा तो आपका टैक्स जो है डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये न्यू रेफरेंस ले लिया, न्यू रेफरेंस इसने 2 ले लिया, और सबसे पहले न्यू रेफरेंस में 3 लाख रुपए यहाँ पे डेबिट कर दिया। फिर उसी रेफरेंस नंबर से इसने 15,000 रुपये क्रेडिट कर दिया। अब क्या होगा, इसे होगा क्या, देखिए 2 बारी क्यों ले रहा है, तो 2 बारी इसलिए ले रहा है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो डेबिट हो गया 3 लाख रुपए से। अब उस 3 लाख रुपए में से 15,000 रुपये क्रेडिट हो गया। अब जो आपकी आउटस्टैंडिंग में शो करेगा, जो मतलब पेबल में शो करेगा, जो आपकी आउटस्टैंडिंग पेबल शो है, जो आपकी पेबल आउटस्टैंडिंग है, तो उसमें कितना शो करेगा, 2,85,000 रुपये, ठीक है। और ये जो रेफरेंस नंबर 2 नंबर है, एक तो हमारा जो है डेबिट वाला जो है, ये तो हमें शो करेगा, जो इसका डेबिट वाले का जो टोटल है वो हमें शो करेगा 285 जब हम पेमेंट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस में। और जो दूसरा वाला जो न्यू रेफरेंस है, ये हमें TDS की जब हम स्टेट पेमेंट करेंगे वहाँ पे हमें काम आएगा, ठीक है। मतलब वहाँ पे ऑटोमेटिकली टैग होगा। तो ये हमने इसको सेव कर दिया, और उसके बाद हमें बनाना है एक लेजर, यहाँ पे TDS ऑन सैलरी, TDS ऑन सैलरी, और इसको हमें लेना है ड्यूटी एंड टैक्सेस में, एंड ये ले लेते हैं TDS। एंड उसके बाद में किसके लिए बना रहे हैं, ये सैलरी के लिए बना रहे हैं, उसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली आ गया 15,000 रुपये, और उसको हमने सेव कर दिया। अब ये तो हमारा एक्सपेंस बुक हो गया। अब हम इसकी पेमेंट कर देते हैं, FI में चलते हैं, एंड 1 तारीख में इसकी पेमेंट कर देते हैं, 1 मई में। तो बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, सबसे पहले हम कर रहे हैं सुनील कुमार को। इसकी हमने 3 लाख रुपए की सैलरी बुक की थी। तो इसमें देखिए 285 दिखा रहे हैं यहाँ पे, 285 की पेमेंट आपको इसको करनी है। 285 की पेमेंट होगी, अगेंस्ट रेफरेंस हो गया। तो वहाँ पे देखिए अगेंस्ट रेफरेंस में कितना दिखा रहा था, 3 लाख रुपए दिखा रहा था, लेकिन जो दूसरा पार्ट है जो TDS में चला गया, तो इसलिए यहाँ पे 285 दिखा रहा है आपको, ठीक है। अब इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारी पेमेंट होगी जो कि हमने सैलरी पे कर दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें TDS पे करना है। तो उससे पहले हम रिपोर्ट देख लेते हैं इसकी, ठीक है। तो हम चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, उसके बाद चलते हैं स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में। तो ये मैं डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक एक चीज़ आपको समझ आ जाए, कहीं प्रॉब्लम ना है आपको। TDS रिपोर्ट, चालान रिकन्सिलेशन। तो यहाँ पे जो है चालान, जो ये तो हमारी पहली वाली पेमेंट का है, अभी वाले का तो हमने चालान जो है बनाया ही नहीं है। 26Q, तो 26Q में कोई भी एंट्री नहीं आ रही है यहाँ पे। 27Q, तो 27Q में देखिए यहाँ पे हमारी 2 एंट्रीज आ रही हैं, ठीक है। 2 एंट्रीज आ रही हैं, कौन कौन सी आ रही हैं, सबसे पहले तो हमारी आ रही है लोअर रेट टैक्सेबल एग्जेम्पशन का। तो इसको अगर हम एंटर करेंगे तो ये अनिल कुमार अग्रवाल की एंट्री आ रही है यहाँ पे। तो इसको एंट्री को हम चेक करते हैं, ये क्यों दिखा रहा है यहाँ पे। तो अनिल कुमार अग्रवाल में जब हम एडवांस में जाएंगे यहाँ पे, तो इसको हम इसको हम यहाँ पे यस करेंगे, यस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन हमने लोअर डिडक्शन का यस किया था, तो ये जो है सेव हो गया था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसको हम नॉट एप्लीकेबल एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। तो ये जो है एंट्री अब वहाँ पे शो नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए मूव हो गई यहाँ से। तो अब एक ही एंट्री दिखा रहा है 4 लाख रुपए की, डिडक्शन एट नेचुरल
रेट जो कि नेचुरल रेट है, नेचुरल रेट पे आपने डिडक्शन किया था, तो 4 लाख रुपए की एंट्री यहाँ पे आ रही है। तो किस पे आ रही है, एक तो अनिल कुमार जिसके हमने रेंट पे किया था, और ये देखिए बैलेंस डिडक्टेड आ रहा है, मतलब इसका बैलेंस डिडक्टेड था और इसका हमने पेमेंट भी कर दिया। ठीक है, अब इसका हमने पेमेंट नहीं किया, सुनील कुमार सिंह का जो है हमने पेमेंट नहीं किया। ठीक है, तो ये 27Q में जो है ये नहीं दिखा रहा है पेमेंट का। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके पेमेंट कर देते हैं। तो उससे पहले एक रिपोर्ट और आपको दिखा देता हूँ, डिस्प्ले स्टैच्यूटरी रिपोर्ट, एंड यहाँ पे TDS में चलते हैं। तो यहाँ पे आता है TDS आउटस्टैंडिंग। तो ये देखिए TDS आउटस्टैंडिंग में आपका 15,000 रुपये यहाँ पे टोटल शो हो रहा है, जो अभी हमने सैलरी का कैलकुलेट किया था और पे नहीं किया है। ठीक है, रिटर्न ट्रांजेक्शन बुक, तो यहाँ पे कोई अभी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम इसकी पेमेंट कर देते हैं। तो हमें चलते हैं वाउचर्स में, और वाउचर्स में यहाँ पे F5 में चलेंगे पेमेंट पे, और पेमेंट पे यहाँ पे हम स्टेट पेमेंट ले लेंगे, या फिर हम यहाँ पे ले लेंगे ऑटो फिल, यहाँ पे हम ले लेंगे। तो स्टेट पेमेंट हो गया, उसके बाद TDS हो गया, कब से कब तक का है, एंड यहाँ पे डेट होगी। अब देखिए एक ही का यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है, क्योंकि एक का तो पहले ही हम बुक कर चुके हैं। अगर दोनों होते तो ऑल यहाँ पे ले लेता। ठीक है, या फिर अलग अलग सेक्शन वाइज आपको चालान बनाने पड़ते। ठीक है, तो ये हमने 192A ले लिया। पेमेंट ऑफ अमेंडमेंट बैलेंस जो हमने कैटेगरी बनाया था वो आ गया, यहाँ पे ऑल ले लेते हैं, और यहाँ पे भी ऑल ले लेते हैं, और बैंक से पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। आगे यहाँ पे डिटेल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब वहाँ पे अगर आप डिटेल्स देखेंगे, शो मोर रिपोर्ट्स में चलते हैं, और यहाँ पे हम चलते हैं स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में, और यहाँ पे TDS में, और यहाँ पे 27Q पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो 10,000 रुपीज़ जो यहाँ पे बैलेंस डिडक्टेबल जो शो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए शो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो हमने TDS कैलकुलेट किया था, ठीक है, TDS कैलकुलेट किया था हमने 1 लाख पे, हमें TDS कैलकुलेट करना था 10%, लेकिन हमने कितना टोटल कैलकुलेट किया है, हमने किया था 20%, क्योंकि उसका पैन नंबर हमने नहीं डाला था। और पैन नंबर नहीं डालने की वजह से ये जो है यहाँ पे बैलेंस डिडक्टेबल जो है यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि इसका जो पैन नंबर है हमने यहाँ पे इसका पैन नंबर पंच कर दिया था। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लेजर में चलते हैं, लेजर, और यहाँ पे अगर हम चलेंगे सुनील कुमार सिंह, नहीं, हमारा किस नाम से लेजर था, हमारा था लेजर अग्रवाल के नाम से, अनिल अग्रवाल के नाम से। तो अगर मैं इसको ब्लैंक कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ब्लैंक हो गया, इसको सेव कर देते हैं। तो अब वो फुली की वहाँ से वो जो एंट्री है हट जानी चाहिए, TDS 27। अब ये देखिए यहाँ पे वो 10,000 रुपये बैलेंस में नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वहाँ पे हमने उसका जो है 20,000 रुपये डिडक्ट किया था, और उसके बाद हमने पेन जो है पंच कर दिया था, तो इसलिए वो 10,000 रुपये यहाँ पे शो हो रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप TDS को यूज़ कर सकते हैं, TDS की एंट्री कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेशन में काम करेंगी। तो इसको जो है, इसकी रिटर्न्स कैसे हम जो है बनाएंगे, टैली से रिटर्न कैसे भेजेंगे, वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 आने वाला है उसमें ये चीज़ समझेंगे कि ऑनलाइन रिटर्न आप TDS की कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे जो है आपकी ऑनलाइन रिटर्न जाएगी, उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो हम जो पार्ट 2 की जो वीडियो है वो जो है बहुत ही एडवांस होने वाली है, जिसमें कि सारा जो है इस तरह के ऑप्शंस या इस तरह के फीचर्स हम उसमें इंक्लूड करने वाले हैं, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल के हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक जो है ऑलमोस्ट हमने जो है इस पार्ट 1 में कवर कर दिया है।